बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब अल्लाह के करम से खैर वाफिस से होंगे। माई सेल्फ मोहम्मद साजिद। आप मेरे से ऑर्गेनिक पॉलीमर्स पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपने लेक्चर की जानिब। सबसे पहले कोर्स देख लेते हैं कि हमारा कोर्स क्या है। हमारे पास कोर्स कैम 610 कोर्स कोड हमारा है और ऑर्गेनिक पॉलीमर है। ये हमारे पास आउटलाइन है। इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री, स्टेप ग्रोथ, पॉलीमराइजेशन, फ्री रेडिकल एडिशन, पॉलीमराइजेशन करेंगे, आयनिक पॉलीमराइजेशन एंड सो ऑन। ये आप देख सकते हैं कि ये हमारी आउटलाइन है। और इस लेक्चर में हम देखेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री, उसके बाद देखेंगे हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड ऑफ पॉलीमर, और उसके बाद हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर, और उसके बाद हम करेंगे कुछ इसकी क्लासिफिकेशन आज और कुछ कल डिटेल से करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। तो चलते हैं, सबसे देखते हैं पहले पॉलीमर केमिस्ट्री क्या है। पॉलीमर केमिस्ट्री इज़ ए पार्ट ऑफ larger discipline of material science which involve the creation of new material with improved property। जो नई प्रॉपर्टीज़ के साथ मटेरियल न्यू बनता है टू ऐड टू द मेटल, ग्लास, फैब्रिक्स एंड वुड्स वी करेंटली वी हैव। अगर हम देखें एनुअली जो यूनाइटेड स्टेट की सिंथेटिक पॉलीमर प्रोडक्शन है 2.5 × 10⁻13 किलोग्राम है इनकी एनुअली यूनाइटेड स्टेट की प्रोडक्शन जो है सिंथेटिक फाइबर की। अगर ओवरऑल द वर्ल्ड अगर हम बात करें तो 400 बिलियन पाउंड्स ऑफ सिंथेटिक ऑर्गेनिक पॉलीमर, बिलियन पाउंड्स ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर जो ओवरऑल द वर्ल्ड बनाई जाती है एनुअली। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे लिए पॉलीमर केमिस्ट्री कितनी अहमियत की हामिल है, कितनी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हम क्यों पढ़ रहे हैं। इतनी ज़्यादा $ट्रिलियन के हिसाब से इंडस्ट्री है पॉलीमर केमिस्ट्री की। तो 50% जो है यूनाइटेड स्टेट की वो क्या है, किस पे है, पॉलीमर केमिस्ट्री पे है, पॉलीमर इंडस्ट्री पे इन्वेस्ट की हुई है उन्होंने। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो हमारे पास क्या क्या पॉलीमर है, आइए हम उसकी एग्जांपल कुछ देखते हैं। लैक्सेन है जिसके मोनोमर्स क्या हैं हमारे पास, बिसफिनोल ए और फॉस्जीन, इनसे ये मिलकर बनता है जो कि क्या है, एक बुलेट प्रूफ ग्लास विंडो है लैक्सेन। उसके बाद अगर हम देखें बबल गम इस्तेमाल करते हैं, सिंथेटिक स्टीरीन ब्यूटाडाइन रबर होती है SBR। उसके बाद अगर हम देखें बर्तन यूज़ करते हैं, कुकिंग यूटेंसिल कोटेड विद सिल्वर स्टोन विच कंटेन पोली टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन। उसके बाद अगर हम देखें तो हम टायर यूज़ करते हैं रबड़ में, हमारे शूज़ होते हैं सिंथेटिक रबड़, बच्चों के टॉयज़ होते हैं, घर में फर्नीचर यूज़ करते हैं प्लास्टिक का। उसके बाद आप देखें तो बेतहाशा हमारा इस्तेमाल है, बर्तन हैं कितना हमारे घरों में देखें, आप कॉलेजेस में देखें फर्नीचर के तौर पे कितना ही इस्तेमाल हो रही है। सारे के सारी क्या है, पॉलीमर है। हमारा डेली लाइफ में हर दिन कितनी दफ़ा हमारा क्या है, कितनी हमारी ज़िंदगी ज़रूरियात पूरी होती हैं, किससे करती है, ये हमें फ़ायदेमंद देती है पॉलीमर। क्या है, कभी वो बर्तनों की फार्म में, कभी वो फर्नीचर की फार्म में, कभी आप गाड़ियों के टायर की फार्म में देख सकते हैं, सब की सब पॉलीमर है, बेतहाशा पॉलीमर है। तो यहाँ से इसलिए हमें क्या है, पॉलीमर केमिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत पेश आ रही है कि हम इसकी साइंस को समझें। तो सबसे पहले चलते हैं इसकी बैकग्राउंड की जानिब, हिस्ट्री की जानिब, थोड़ा कहाँ से ये स्टार्ट हुई। सबसे पहले 1839 में चार्ल्स गुडईयर इसने एक मेथड डिस्कवर किया। इसने क्या किया कि नेचुरल रबर में पहले कुछ प्रॉब्लम था। वो क्या था कि अगर इसे हम वार्म करते तो ये टैकी हो जाती,
चिपकली हो जाती है। अगर ये ठंडी होती, कूल्ड होती, ये ब्रिटल हो जाती। ये उसमें प्रॉब्लम था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चार्ल्स गुडईयर ने क्या किया कि नेचुरल रबड़ को इसने हीट किया, सल्फ़र के साथ यूज़ किया, जिंक ऑक्साइड एज ए कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ किया, और इस प्रोसेस को उसने नाम दिया वल्कनाइजेशन। क्या किया? जो नेचुरल रबड़ में प्रॉब्लम आ रही थी उसको सॉल्व करने के लिए सल्फ़र के साथ क्रॉस लिंक किया, किसकी मौजूदगी में? जिंक ऑक्साइड एज ए कैटलिस्ट यूज़ किया, और इस प्रोसेस को नाम दिया गया वल्कनाइजेशन। तो उसके बाद अगर हम देखें तो फर्स्ट कमर्शियली जो प्लास्टिक है वो सेलुलाइड थी, जो कि 1856 में वजूद में आई। नाइट्रो सेलुलोज एंड कैम्फोर के मिक्सचर से बनी, और सेलुलाइड से ही हमारे बिलियर्ड बॉल्स बनते हैं और पियानो कीज़ होती बन जाती हैं इनसे। उसके बाद अगर आप देखें तो हमारे पास फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर वाज रेयन 1865 में। फर्स्ट सिंथेटिक रबड़ वाज सिंथेसाइज्ड बाय जर्मन केमिस्ट इन 1917। एक बात याद रखें, आपने बेसिक जितनी भी टर्म है अगर आपने उन पर गिरफ्त हासिल कर ली तो आपके लिए ये कोर्स बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि आपने इसकी असाइनमेंट साथ साथ तैयार करते आना है। अब चलते हैं, हम इसका पॉलीमर देखते हैं कि पॉलीमर क्या है। पॉलीमर इज ए सब्सटेंस, एक सब्सटेंस है ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट made by linking together repeating unit of small molecule called monomers। ये एक सब्सटेंस जिसका मॉलिक्यूल वेट बहुत हाई होता है और बहुत मिलियन के हिसाब होता है। और दूसरी बात इसमें क्या है कि इनका चेन की लेंथ बहुत ज़्यादा होती है। और ये बनते कैसे हैं? ये सब्सटेंस ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट, ये एक सब्सटेंस होता है जिसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। किसके ज़रिए बनता है? लिंकिंग टूगेदर, आपस में लिंकिंग की वजह से रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ स्मॉल मालिक्यूल जो हैं वो आपस में लिंकिंग करते हैं और उससे पॉलीमर बनता है। जो स्मॉल मालिक्यूल हैं वो क्या कहलाते हैं? मोनोमर्स। अब देख लेते हैं कि पॉलीमर वर्ड्स क्या है। पोली का मतलब होता है, एक ग्रीक वर्ड्स है जिसका मतलब होता है मैनी, और मेरोज का मतलब होता है पार्ट्स। तो इसका क्या मतलब हो गया? मैनी पार्ट्स। और मोनो का मतलब होता है सिंगल, वाहिद, और मेरोज का मतलब हो गया पार्ट। तो हमारे पास मेरोज का मतलब पार्ट हो गया, तो क्या बना? सिंगल पार्ट। अब सिंगल पार्ट आपस में लिंकेज करके क्या बनाते हैं? पॉलीमर। अब हम एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एक जनरल एग्जाम्पल लेते हैं। मेरे पास M एक मोनोमर है, ठीक है। N क्या है? नंबर ऑफ मोनोमर है। ये आपस में लिंकेज करते हैं और मेरे पास ये पॉलीमर बनता है। M बॉन्ड, ये हमारे पास M की एक चेन बन गई है। ये क्या है? मेरे पास पॉलीमर। क्या है? M मोनोमर आपस में लिंकेज हुए हैं और पॉलीमर बने हैं। और ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाएगा? पॉलीमराइजेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? पॉलीमराइजेशन। उसके बाद अगर आगे आप मज़ीद देखें तो इसकी जो मेन चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ में क्या है? इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है और चेन की जो लेंथ होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ये दो चीज़ें, मॉलिक्यूलर वेट और चेन की लेंथ, इसकी इम्पोर्टेंस हम देखने के लिए एग्जांपल लेते हैं। मॉलिक्यूलर इनका वेट 10,000 ग्राम पर मोल से मोर देन 10 लाख ग्राम पर मोल तक होता है इनका मॉलिक्यूलर वेट। तो इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी हम कुछ कंपाउंड सब्सटेंस की, पॉलीमर की एग्जांपल लेके चेक करेंगे। जिसमें से एक हम लेते हैं पॉलीमर, पैराफिन वैक्स है हमारे पास। एक हमारे पास कंपाउंड है क्या? पॉलीइथाइलिन। इन दोनों का, पैराफिन वैक्स और पॉलीइथाइलिन दोनों का सेम मोनोमर होता है, आइडेंटिकल मोनोमर होता है रिपीटिंग यूनिट। इनका जो रिपीटिंग यूनिट है वो क्या होता है? आइडेंटिकल। क्या है? CH2 नेमली। अच्छा है। और अब इनमें देखते हैं कि
दोनों में सेम मोनोमर होने के बावजूद इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट क्यों है? अगर हम पैराफिन वैक्स की चेन लेंथ देखें तो वो होती है बिटवीन 25 एंड 50 कार्बन के बीच, और पॉलीथाइलीन के इसके अगेंस्ट देखें तो उसकी होती है 1000 एंड 3000 कार्बन के बीच होती है चेन लेंथ है। तो साफ ज़ाहिर है पॉलीथाइलीन का फिर मॉलिक्यूलर वेट भी ज़्यादा होगा, किसी पैराफिन वैक्स से। पैराफिन वैक्स का क्या होगा, कम। अब पैराफिन वैक्स की अगर हम प्रॉपर्टी देखें तो क्या है, ये सॉफ्ट होती है और ब्रिटल होती है। इसके अगर पॉलीथाइलीन की देखें तो ये स्ट्रॉन्ग होती है, फ्लेक्सिबल होती है, टफ होती है। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है ये लॉन्ग चेन की वजह से होती है। जितनी ज़्यादा लॉन्ग चेन होगी उतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और अब अगर देखें कि ये जो पैराफिन वैक्स है एज एन बर्थडे कैंडल है, और जो हमारे पास पॉलीथाइलीन है ये हमारे पास डेली बोतल में हम यूज़ करते हैं, वाटर बोतल वाइट। तो ये किस चीज़ की बनी होती है, ये पॉलीथाइलीन की बनी होती है। तो ये हमने देख लिया पॉलीमर। अब हम इसका आगे कुछ क्लासिफिकेशन देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिपीटिंग यूनिट की बुनियाद पर। अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन देखें, इनको कैसे नेम दिया जाता है रिपीटिंग यूनिट की बुनियाद पर, तो अगर चेन जो पॉलीमर की चेन है वो सिंगल मोनोमर पे मुश्तमिल है, सेम टाइप ऑफ मोनोमर है, एक ही किस्म के मोनोमर हैं, तो फिर हम उसे क्या कहेंगे, होमोपोलीमर। अगर उनकी चेन टू मोनोमर पे है मुश्तमिल है, टू डिफरेंट मोनोमर्स है यानी कि जो पॉलीमर की चेन है वो अगर दो डिफरेंट मोनोमर पे मुश्तमिल है तो फिर हम उसे क्या कहेंगे, कोपॉलीमर कहेंगे। अगर वो थ्री डिफरेंट मोनोमर पे चेन मुश्तमिल है तो उसे हम क्या कहेंगे, मतलब थ्री डिफरेंट मोनोमर लिंकेज एक दूसरे के साथ हो के क्या बना रहे हैं, पॉलीमर, तो फिर हम उसे क्या कहेंगे, टरपॉलीमर। सही है। तो ये हमारे पास एक होगी। उसके बाद जो मेन इसकी ब्रांचेज हैं वो दो होती हैं, दो क्लासिफिकेशन होती है। क्या, सिंथेटिक पॉलीमर और बायोपॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर या नेचुरल पॉलीमर आप कह सकते हैं, और जो बायोपॉलीमर होते हैं ये क्या होते हैं, नेचुरल पॉलीमर होते हैं, ये नेचुरली अकरिंग होते हैं। सिंथेटिक जो होते हैं ये मेड मैन होते हैं। अगर सिंथेटिक में हम देखें इसके एग्जाम्पल नैलोन है, पॉलीथाइलीन एंड बेकलाइट्स वगैरह वगैरह, ये क्या है हमारे पास सिंथेटिक पॉलीमर हैं। क्या है, इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं, मेडमैन है, इंसान बनाते हैं इन्हें। और अगर बायो पॉलीमर की तरफ हम जाएं तो उसमें क्या है, नेचुरली अकरिंग होते हैं, स्टार्च, सेलुलोज, सिलाक, डीएनए, प्रोटीन, ये क्या हैं, ये सारे के सारे हमारे पास नेचुरली अकरिंग पॉलीमर है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास नेचुरली जो रबड़ होती है, लेटेक्स, इक्वस सस्पेंशन ऑफ रबड़ पार्टिकल कलेक्टेड फ्राम कलेक्टेड फ्राम रबर ट्री। ये लेटेक्स है जो कि इक्वस सस्पेंशन है किसका, रबड़ पार्टिकल का, जो आप फिगर में देख सकते हैं कि कलेक्ट किया जा रहा है रबड़ ट्री से। ये क्या है, नेचुरली कहेंगे। इसी तरह अगर हम देखें सिंथेटिक पॉलीमर को मज़ीद सब डिवाइड किया जाता है, किसमें, दो, ज़्यादातर दो ग्रुप है, चेन ग्रोथ और मोस्टली इन्हें एडिशन भी पॉलीमर कहते हैं। इसी तरह स्टेप ग्रोथ पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर, इन्हें हम मज़ीद इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे डिटेल से, इन पे एक लेक्चर होगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपने देखा कि सिंथेटिक पॉलीमर की मज़ीद दो टाइप है। तो ये आज हमने देखा, ये हमारे आज के लेक्चर था जिसमें हमने देखा इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद हमने देखा उसकी बैकग्राउंड देखा पॉलीमर का, फिर पॉलीमर का इंट्रोडक्शन देखा, फिर पॉलीमर में क्या था कि मोनोमर आपस में लिंकेज होके क्या बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं। जो मोनोमर हैं वो स्मॉल यूनिट्स हैं, रिपीटिंग यूनिट्स हैं, और 1000 मिलियंस में एटम के साथ क्या होते हैं, लिंकेज होते हैं। इनके मालिक्यूलर मैस, मालिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरी बात है इनकी चेन बहुत लेंथी होती हैं। तो ये हमारे पास था
पॉलीमर। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन देखी, जिसमें रिपीटिंग यूनिट की बुनियाद पे देखी हमने सिंगल मोनोमर। अगर एक टाइप के मोनोमर हैं तो होमोपॉलीमर होगा, 2 टाइप के हैं तो 2 डिफरेंट टाइप के हैं तो कोपॉलीमर होगा, 3 डिफरेंट के टाइप के हैं तो टरपॉलीमर होगा। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे डिटेल से, और भी इसकी बहुत सारी क्लासिफिकेशन होती है। फिर मैं कह रहा हूँ कि एक बात याद रखिएगा, आपने इनकी तमाम के तमाम जितने भी लेक्चर हैं ये आपके असाइनमेंट है, और अच्छे से असाइनमेंट बनानी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इंशाल्लाह साथ साथ ही तैयार करते हैं। अगर आप साथ साथ तैयार करते हैं जाएंगे तो ये कोई इतना कोर्स मुश्किल नहीं है। फ़ी अमानिल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।